The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Aajshala and make your NET UPSC economics dreams come true. Download the app now. Hello everyone, welcome back to the channel. I am Sunidhi Arya and I teach economics on this channel. फिलहाल हम मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हैं. मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के अंदर हमने अभी तक जो भी पढ़ा दैट इज सेट, रिलेशन, फंक्शन, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन का टॉपिक हमारा फिनिश हो गया है और हमने जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं हमने उसमें ये समझने की कोशिश की कि इकोनॉमिक्स में किस तरीके से रिलेवेंट है या फिर इकोनॉमिक्स में किस तरीके से यूज होंगे. ये सब हमने अभी तक पढ़ने की कोशिश की, अभी तक समझने की कोशिश की. ठीक है, आज हम ये समझेंगे कि जो भी हमने इंटीग्रेशन पढ़ा, चाहे फिर वो इंडेफिनिट इंटीग्रल हो या फिर डेफिनिट इंटीग्रल हो, उनका इकोनॉमिक्स में क्या यूज है, व्हाट इज द यूज इन इकोनॉमिक्स. ठीक है, तो आज हम क्या देखेंगे, आज हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल इन इकोनॉमिक्स. क्योंकि ये जो हमारा कोर्स है दैट इज मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स. इस कोर्स में हमको ये समझना है कि मैथमेटिक्स के टूल्स इकोनॉमिक्स में कैसे यूज होते हैं. ठीक है, अभी तक हमारा क्या था, y इज द फंक्शन ऑफ x. ठीक है, जिसमें x हमारा क्या है, x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है. ठीक है, x हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है. एंड नाउ if we see that y is the function of t, what is t? y is the function of time. ठीक है, अब इसमें जो टाइम है वो डिस्क्रीट है या कॉन्टिन्यूअस. ठीक है, जब हम टाइम को एक वेरिएबल की तरह मानेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह मानेंगे और टाइम को हम देखेंगे कि टाइम जो वेरिएबल है यानी कि x जो वेरिएबल है वो डिस्क्रीट है या कॉन्टिन्यूअस. इसी तरीके से अगर हम ये देखेंगे कि t हमारा डिस्क्रीट है या कॉन्टिन्यूअस, तो यहां से हमारा कॉन्सेप्ट निकलेगा डिफरेंशियल इक्वेशंस का और डिफरेंस इक्वेशंस का. ये दो जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमारे निकलेंगे. ठीक है, बट फिलहाल फॉर द टाइमिंग हमको क्या पढ़ना है, फिलहाल फॉर द टाइमिंग हमको पढ़ना है y इज द फंक्शन ऑफ टाइम. एंड फॉर द टाइमिंग हम क्या मान रहे हैं, हम मान रहे हैं कि जो हमारा टाइम है दैट इज ए कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल. क्या है टाइम हमारा, टाइम इज ए कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल. टाइम में हमारा कोई भी चेंज नहीं है. ठीक है, व्हाट इज टाइम, टाइम इज ए कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल. अब हमें देखना है कि किस तरीके से इकोनॉमिक्स में यूज होता है. तो सबसे पहले जो इंटीग्रल है वो इकोनॉमिक्स में कैसे यूज होता है, तो हमको देखना है इन्वेस्टमेंट एंड स्टॉक ऑफ कैपिटल. इन्वेस्टमेंट एंड स्टॉक ऑफ कैपिटल. इफ यू विल गो एंड चेक व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, मैक्रो इकोनॉमिक्स में जब आपने नेशनल इनकम पढ़ा होगा या फिर जब आपने कीन्स की थ्योरी पढ़ी होगी तो आपने वहां पे समझा होगा कि व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या है. तो इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट इज द चेंज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल. क्या है, यानी कि हम इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें, अगर हम नेट इन्वेस्टमेंट की बात करें, यहाँ पे हम नेट इन्वेस्टमेंट की बात करें. नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, जिसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होता है, यानी कि एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन. तो हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल नेट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं. ठीक है, डेप्रिसिएशन जो है वो उसमें इंक्लूड ही नहीं किया है हमने, माइंड इट, डेप्रिसिएशन इज नॉट इंक्लूडेड. तो नेट इन्वेस्टमेंट क्या है, जितना भी हमारे एक साल में कैपिटल चेंज हुआ है, एक साल में हमने कैपिटल को चेंज किया है, वो एक साल का इन्वेस्टमेंट हो गया. लेट्स से हमारा इस साल, लेट्स से हमारा 2022 चल रहा है, 2022 में हमारे पास कैपिटल है लेट्स से 700 यूनिट का 2022 के एंड में. 2023 के एंड में हमारा जो कैपिटल है लेट्स से वो हो जाता है 1000 यूनिट्स का. ठीक है, तो हमारा इस एक साल के बीच का नेट इन्वेस्टमेंट क्या हुआ, नेट इन्वेस्टमेंट हुआ चेंज इन कैपिटल. चेंज इन कैपिटल क्या है, 1000 माइनस 700 यूनिट्स इज इक्वल टू 300 यूनिट्स. क्या मतलब है इस बात का, इस बात का मतलब ये है कि वी ऑलरेडी हैड 700 यूनिट्स जिसमें से हमने 300 यूनिट्स का और किया तो हमारा क्या बना 1000 यूनिट्स. तो नेट इन्वेस्टमेंट कितना आ गया, जितना भी एक साल में चेंज हुआ. व्हाट इज द नेट इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट इज द चेंज इन कैपिटल. अब देखिए मैंने क्या कैलकुलेट किया, मैंने क्या कि एक साल में कितना चेंज हुआ, यानी कि जो चेंज है वो हम किसके रिस्पेक्ट में मेजर कर रहे हैं, हम टी के रिस्पेक्ट में मेजर कर रहे हैं, हम टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज को मेजर कर रहे हैं. ठीक है, तो हमने
टाइम के रिस्पेक्ट में क्या, और मैंने क्या बोला कि जब भी हम इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो हम टाइम को कॉन्टिन्यूस वेरिएबल मान के चलेंगे। जब हम टाइम को कॉन्टिन्यूस वेरिएबल नहीं मानेंगे तो उस केस में हम क्या करेंगे, डिफरेंस या डिफरेंशियल इक्वेशंस पे डील करेंगे। जब मैं डिफरेंशियल इक्वेशन और डिफरेंस इक्वेशन डिटेल में बढ़ाऊंगी तो मैं उसमें आपको समझाऊंगी कि इसमें टाइम किस में हम डिस्क्रीट लेंगे, किस में हम कॉन्टिन्यूस लेंगे। सो स्टे ट्यून टू द चैनल, क्योंकि बहुत जल्द इंटीग्रेशन के बाद हम डिफरेंस इक्वेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक पिक करने वाले हैं, ठीक है। सो इन्वेस्टमेंट इज अ चेंज विद रिस्पेक्ट टू ए सर्टेन टाइम पीरियड। ये जो टाइम पीरियड है ना, ये टाइम पीरियड जरूरी नहीं है कि एक ही साल का हो, ये 2 साल का भी हो सकता है, 3 साल का भी हो सकता है, 10 साल का भी हो सकता है। जब हम इस कॉन्सेप्ट को इनडेफिनिट इंटीग्रल में पढ़ते हैं तो हमारा जो टाइम होता है वो डिसाइडेड होता है। जब डेफिनेट इंटीग्रल होता है तो उसमें हमको एक लिमिट दी हुई होती है। आज हम इनडेफिनिट इंटीग्रल में इस कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं, कल हम डेफिनेट इंटीग्रल में इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो हम समझेंगे कि किस तरीके से टाइम का हमको यूज करना है, कैसे टाइम हमारे इंटीग्रल में अपर लिमिट और लोअर लिमिट का काम करती है, ठीक है बेटा। इतना क्लियर हुआ। नेट इन्वेस्टमेंट इज द रेट ऑफ चेंज इन द टोटल स्टॉक ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो चेंज ऑफ वेरिएबल हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हाउ डू वी कैलकुलेट द चेंज? थ्रू डेरिवेटिव। इफ y इज द फंक्शन ऑफ x और हमें यह पता लगाना है कि ये किस रेट से चेंज हो रहे हैं, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल, तो हम क्या कर देते हैं उसका, हम उसका डेरिवेटिव कर देते थे, सिंपल। तो यहां पे क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट है, सॉरी रेट ऑफ चेंज ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। यानी कि अगर हमको इन्वेस्टमेंट निकालना है तो व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्टॉक ऑफ कैपिटल। यानी कि कैपिटल में जितना भी चेंज आएगा एक साल में टाइम के रिस्पेक्ट में, वो हमारा इन्वेस्टमेंट निकल गया। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए, इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट डेरिवेटिव से कनेक्टेड हैं, तो जब जब आप डेरिवेटिव्स को समझेंगे पूरा, जो भी आपको इंटीग्रेशन को कोई भी कॉन्सेप्ट समझना होगा तो आपको उससे पहले उसका डेरिवेटिव का जो लिंकेज है, बैकग्राउंड है, वो समझना पड़ेगा। मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया दैट इन्वेस्टमेंट इज द चेंज ऑफ स्टॉक ऑफ कैपिटल। फिर जब मैंने आपको बताया इस चीज को, जब मैंने मैथमेटिक्स से लिंक किया तो मैंने आपको बताया कि मैथमेटिक्स में जो चेंज ऑफ वेरिएबल होता है उसको हम डेरिवेटिव से करते हैं। तो क्योंकि स्टॉक ऑफ कैपिटल चेंज करना हमारा इन्वेस्टमेंट बताता था, क्योंकि स्टॉक ऑफ कैपिटल चेंज करना हमारा इन्वेस्टमेंट बताता था, तो हम इससे इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया? टी क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि हम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड को कंसीडर करना शुरू कर दिए हैं, ठीक है। अब इससे मैं ये बात बोल सकती हूं, हम जानते हैं कि जो हमारा डेरिवेटिव होता है और जो इंटीग्रेशन होता है, यानी कि जो डिफरेंशिएशन होता है और जो इंटीग्रेशन होता है वो रिवर्स प्रोसेस होता है। यानी कि अगर हम चेंज ऑफ वेरिएबल निकाल सकते हैं तो हमें अगर कैपिटल गिवन है तो हम उससे रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी निकाल सकते हैं, राइट। मैंने आपको क्या बताया था? अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, हम उसको डेरिवेट करें और फिर हम उसको इंटीग्रेट कर दें तो हमारे पास सेम फंक्शन आ जाता है। याद कीजिए, ये मैंने आपको समझाया था, राइट। तो अगर हमको ये पता है कि इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू DKT अपॉन DT, तो हम, अगर हमें रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट गिवन है तो हम कैपिटल कैसे निकाल सकते हैं, यानी कि इससे वापस कैसे आ सकते हैं, डेरिवेटिव से वापस फंक्शन पे कैसे आया जा सकता है, डेरिवेटिव से वापस फंक्शन पे कैसे आते हैं, उस फंक्शन को इंटीग्रेट करके। याद कीजिए, मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, हमें कोई एक फंक्शन गिवन है, फंक्शन को हमने डेरिवेट किया और फिर उस फंक्शन को हमने फिर से इंटीग्रेट कर दिया, तो क्या आया? फंक्शन आया। डेरिवेट करने के बाद, इंटीग्रेट करने के बाद फंक्शन आया। अब हमें ये कह रही हूं कि हमको रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट पता है, ठीक है। रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट पता है तो हम कैपिटल कैसे निकालेंगे? कैपिटल कैसे निकालेंगे? इसको इंटीग्रेट कर देंगे। डेरिवेट, ये जो केटी हमने ये इन्वेस्टमेंट हमने कैसे निकाला? इन्वेस्टमेंट हमने निकाला डेरिवेट करके। तो हमें अगर कैपिटल निकालना है तो उसको उल्टा कर देंगे ना। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे? डेरिवेट को फिर से इंटीग्रेट कर रहे थे। तो यहाँ पे डेरिवेट करने से अगर हमारा, देखिए मैं लिख देती हूँ, अगर हमारा डेरिवेट करने पे हमारा क्या निकल के आ रहा है? इन्वेस्टमेंट निकल के आ रहा है। तो उस वेरिएबल को अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? कैपिटल स्टॉक निकल के आ जाएगा, ठीक है। कैपिटल स्टॉक कैसे निकालेंगे हम?
IT, दिस इज आवर फर्स्ट यूज। ठीक है, यानी कि अगर हमें इन्वेस्टमेंट का रेट पता है तो हम ये बता सकते हैं कि कितने साल बाद हमारे पास कितना कैपिटल स्टॉक होगा। और ये जो एप्लीकेशन है ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है। आप देखते होंगे कोई भी फर्म है, कोई भी कंपनी है, कोई भी प्रोडक्शन हाउस है, वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि अगर हम इतना इन्वेस्टमेंट करें तो फिर हम कितना प्रोड्यूस कर पाएंगे। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट यूज। अभी हम इसका एग्जाम्पल भी करेंगे, लेकिन मैं आपको समझाना चाहती हूँ व्हाट इज द सेकेंड यूज। व्हाट इज द सेकेंड यूज ऑफ इंटीग्रल। सेकेंड यूज क्या है इंटीग्रल का? देखिए, मैंने आपको बताया था अगर आपको टोटल यूटिलिटी गिवन है और आप उसको डेरिवेट कर देते हैं तो आपको मार्जिनल मिल जाती है। यानी कि जब भी हमको टोटल से मार्जिनल निकालना होता था तो हम क्या करते थे? डेरिवेट करते थे। सेम वे अगर हमको मार्जिनल से टोटल जाना है, यानी कि टोटल से मार्जिनल पे गए तो हमने डेरिवेट किया। मार्जिनल से टोटल पे जाना है, यानी कि हम इस प्रोसेस को रिवर्स कर रहे हैं, मार्जिनल से टोटल पे जा रहे हैं, तो हम क्या कर देंगे? इंटीग्रेट। ठीक है, यानी कि जितने भी मार्जिनल फंक्शन हैं अगर हम उनको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे टोटल फंक्शन हो जाएंगे। मार्जिनल कॉस्ट को अगर आप इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल कॉस्ट, मार्जिनल यूटिलिटी को इंटीग्रेट कर देंगे टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल प्रोडक्ट को आप इंटीग्रेट कर देंगे टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल रिवेन्यू को आप अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल रिवेन्यू। दिस इज हाउ इट वर्क्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम एग्जांपल्स देखेंगे। देखिए, जो एग्जाम्पल है मैं आपको रीड कर देती हूँ। द रेट ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट इज गिवन बाई IT इज इक्वल टू 14T की पावर 3/4। जो नेट इन्वेस्टमेंट का रेट है वो हमको गिवन है 14T की पावर 3/4 एंड द इनिशियल स्टॉक ऑफ कैपिटल एट T इज इक्वल टू 0 इन 100 यूनिट। यानी कि जब हमारा 0 साल है, यानी कि इनिशियल स्टॉक ऑफ कैपिटल हमको क्या गिवन है? 100 यूनिट्स। तो हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है फाइंड द इक्वेशन फॉर द स्टॉक ऑफ कैपिटल। फाइंड द इक्वेशन फॉर स्टॉक ऑफ कैपिटल। देखिए, इंडेफिनिट इंटीग्रल है, इसमें हमसे पूछा गया है इक्वेशन। अगर ये डेफिनिट इंटीग्रल होता तो हमसे पूछा जाता फाइंड द स्टॉक ऑफ कैपिटल आफ्टर दिस ईयर, और जो इसमें ईयर्स होते हैं वो अपर लिमिट और लोअर लिमिट का काम करते हैं। ठीक है, समझ में आया? क्वेश्चन को फिर से मैं समझाती हूँ। हमें एक रेट ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट गिवन है दैट इज 14T की पावर 3/4, और जो वो फर्म है उसका जो इनिशियल स्टॉक है दैट इज T इज इक्वल टू 0, दैट इज 100 यूनिट्स। और हमसे क्या पूछी गई है? हमसे पूछा गया है फाइंड द इक्वेशन फॉर स्टॉक ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो KT कैपिटल इज इक्वल टू IT DT। ठीक है, क्या है? सिंपल बताया था मैंने ये भी आप लोगों को। ठीक है, IT DT 14T की पावर 3/4 DT। सिंपल इंटीग्रेट कीजिए। सबसे पहले 14 बाहर कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचा? T की पावर 3/4 DT। 14 इज इक्वल टू T की पावर 3/4 प्लस 1 अपॉन 3/4 प्लस 1 प्लस C। इंडेफिनिट इंटीग्रल में जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हम कांस्टेंट लगाते हैं। डे 1 से बताएं, कांस्टेंट लगाइए। इज इक्वल टू 14 इंटू T की पावर 7/4 अपॉन 7/4 प्लस C। क्या हुआ? 14 इंटू T की पावर 7/4 अपॉन 4/7 प्लस C। 14 इंटू T की पावर क्या है? 7/4, तो यहाँ पे क्या आएगा? 7/4। 14 इंटू 4/7 T की पावर 3, T की पावर 7/4 प्लस C। 7 2 ज़ा 14 कैंसिल हो गया, 4 2 ज़ा 8 T 7/4 प्लस C। ये हमारी इक्वेशन आ गई। लेकिन मेरा सवाल ये है, क्या ये हमारी कंप्लीट इक्वेशन है? ये हमारी कंप्लीट इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी भी इसमें कांस्टेंट गिवन है। कांस्टेंट का क्या काम है? कांस्टेंट तो हटाना पड़ेगा। तो कांस्टेंट हम कैसे हटाएंगे? देखिए, हमको कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, इस इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पे हम कांस्टेंट को हटा सकते हैं। अगर T हमारा 0 है तो हमारी 100 यूनिट का प्रोडक्शन है, यानी कि
t अगर हमारा 0 है, अगर हम t को 0 रख दे तो हमारा प्रोडक्शन कितने यूनिट का है, इज इक्वल टू 100। 0 की पावर कुछ भी हो 0 होगा, 8 इंटू 0 0 प्लस c इज इक्वल टू 100। तो c क्या आ गया हमारा 100। ये जो c 100 आया इसको यहाँ पे रखिए, तो हमारी इक्वेशन क्या आ गई है कैपिटल की, इज इक्वल टू 8 t की पावर 7/4 प्लस 100। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। हमें क्या करना है, इसमें कांस्टेंट की भी वैल्यू निकालनी है। अगर हमें कोई भी इक्वेशन या कोई भी कंडीशन हमें गिवन है तो हम उससे क्या करेंगे, c की वैल्यू निकाल के उसको इक्वेशन में पुट करेंगे। फिर से रिपीट करती हूँ फटाफट से क्विक, ताकि आपको समझ में आ जाए। हमको गिवन था कि रेट ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट की हमारी जो इक्वेशन है दैट इज 14 t की पावर 3/4, और अगर हमारा t 0 है तो उसमें 100 यूनिट्स वो प्रोड्यूस 100 यूनिट्स हमारे पास इनिशियल स्टॉक ऑफ कैपिटल है। हमसे पूछा गया था फाइंड द इक्वेशन फॉर स्टॉक ऑफ कैपिटल। KT इज इक्वल टू IT dt, उसको इंटीग्रेट कीजिए, इंटीग्रेट 14t 3/5 की पावर dt, 14 इंटू t की पावर 3/4 dt इज इक्वल टू 14 इंटू 3/4 प्लस 1, इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट करने के बाद हमारी ये इक्वेशन आ गई 8t 7/4 प्लस c। लेकिन हमको क्या है, हमको कांस्टेंट नहीं रखना है, हमको कांस्टेंट की वैल्यू पुट करनी है। क्यों? क्योंकि हम क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं। ये हमारा कोई एक ऐसी इक्वेशन नहीं है जो कि हमने एक सिंपल फॉर्मूला गिवन था और हमने सिंपल फॉर्मूले के बेस पे क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। हमसे इक्वेशन पूछी गई है और इक्वेशन में हमारा क्या काम है कि हमको कांस्टेंट हटाना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया, कांस्टेंट को हटा दिया। कैसे हटाया? क्योंकि हमको एक कंडीशन गिवन थी कि जब t इज इक्वल टू 0 है इन द इनिशियल स्टॉक, तो हमारा कैपिटल स्टॉक 100 यूनिट है। हमने कंडीशन को पुट किया, c की वैल्यू आ गई और फिर हमने उसको ओवरऑल इक्वेशन में पुट कर दिया। नाउ वी विल सी सेकंड एग्जांपल। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमको गिवन है MC इज इक्वल टू 2 + 12Q। मैं क्वेश्चन को पढ़ देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। द मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन ऑफ कमोडिटी इज MC इज इक्वल टू 2 + 12Q, वेयर Q इज द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। जो Q है वो क्वांटिटी ऑफ आउटपुट है। फाइंड द टोटल कॉस्ट फंक्शन इफ द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट इज 150। फिक्स्ड कॉस्ट हमको क्या गिवन है, 150 गिवन है। तो जब भी हम मार्जिनल कॉस्ट को इंटीग्रेट करते हैं तो हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट आता है। ठीक है, अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट में अगर हम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को ऐड कर देते हैं तो वो हमारा टोटल कॉस्ट आता है। आई होप इतनी माइक्रो इकोनॉमिक्स तो सबने पढ़ी होगी कि जो टोटल कॉस्ट होता है, टोटल कॉस्ट हमारा जो है, टोटल कॉस्ट इज मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट। फर्स्ट इज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, देन टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है वो हमेशा फिक्स होती है, एक कांस्टेंट होता है। और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमारी वो कॉस्ट होती है कि हम कोई भी लेवल आउटपुट प्रोड्यूस करें ना करें, ये कॉस्ट हमको बियर करनी है। इतना पैसा तो हमको देना ही देना है, चाहे हम 0 यूनिट प्रोड्यूस करें। टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारी वो कॉस्ट होती है जब हम आउटपुट को प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं। तो जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट का चेंज है दैट इज मार्जिनल कॉस्ट, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट को इंटीग्रेट करके हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट आती है। क्या कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, हमसे पूछा गया है, हमसे टोटल कॉस्ट फंक्शन पूछा गया है। फाइंड द टोटल कॉस्ट फंक्शन इफ, किस कंडीशन में, अगर फिक्स्ड कॉस्ट हमारी 150 है। तो हम क्या करते हैं, मार्जिनल कॉस्ट को सबसे पहले इंटीग्रेट करते हैं। तो टोटल कॉस्ट को निकालने के लिए मार्जिनल कॉस्ट को इंटीग्रेट करेंगे, DQ। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट की क्या इक्वेशन है, 2 + 12Q DQ इज इक्वल टू 2Q + 2Q स्क्वायर अपॉन 2 60 और 6 + C क्या हुआ, 2Q + 6Q स्क्वायर + C। अब हमको क्या गिवन है, हमको गिवन है कि जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो 150 है। देखिए ध्यान से समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को। मैंने क्या बताया कि जो फिक्स्ड कॉस्ट हमको गिवन है वो 150 गिवन है, और मैंने आपको बताया था कि फिक्स्ड कॉस्ट वो लेवल ऑफ प्रोडक्शन, वो लेवल ऑफ कॉस्ट होती है जब हम कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, यानी कि जो हमारा प्रोडक्शन है दैट इज 0। ठीक है, तो अगर हमारा प्रोडक्शन 0 हो जाए तो वो हमारे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के इक्वल होती है। तो हम क्या करें, अगर हम अपना टोटल कॉस्ट जो आई है अगर हम उसका प्रोडक्शन 0 कर दें, ठीक है, अगर हम उसका प्रोडक्शन 0 कर दें तो वो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट हो जानी चाहिए। तो हमारी टोटल कॉस्ट की इक्वेशन क्या है, 2Q स्क्वायर + 6Q + C।
टोटल कॉस्ट क्या है हमारा 2q स्क्वायर प्लस 6q प्लस c, टोटल कॉस्ट की इक्वेशन निकल के आई है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल, जब हम मार्जिनल कॉस्ट को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा टोटल कॉस्ट ही निकल के आएगा। टोटल कॉस्ट का स्प्लिट बाद में देखेंगे, तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना, ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया माइक्रो का, लेकिन टोटल कॉस्ट को मार्जिनल कॉस्ट को इंटीग्रेट करने पे टोटल कॉस्ट निकल के आती है। हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो गिवन थी, तो हमने क्या लगाया कि अगर हमारा टोटल कॉस्ट में हम जीरो क्वांटिटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट क्या है पता चल जाना चाहिए, क्योंकि वो कॉस्ट है जो हमें बियर करनी है, चाहे हम 0 यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करें तो वो एक फिक्स्ड कॉस्ट हो गई है। तो हमने क्या किया कि जो हमारी टोटल कॉस्ट थी उसमें 0 पे हमने क्वांटिटी को प्रोड्यूस किया, तो ये अब हमारी जो इक्वेशन है दैट शुड बी इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, तो जो हमारा टोटल कॉस्ट है अगर हम इसमें 0 आउटपुट रख दें प्लस c इज इक्वल टू, तो हमारा क्या आंसर आएगा 150। फिक्स कॉस्ट क्या गिवन है, देखिए ये भी तो हमारी फिक्स कॉस्ट की इक्वेशन है और एक फिक्स कॉस्ट हमको ये गिवन है, तो हम क्या करेंगे दोनों को इक्वल रख देंगे और c की वैल्यू निकाल देंगे। मैंने आपको क्या बताया था, c की वैल्यू निकालना इंपॉर्टेंट है। c की वैल्यू निकालने के तरीके अलग हो सकते हैं, c की वैल्यू निकालना इंपॉर्टेंट क्यों है बेटा, क्योंकि जो c है वो हमको गिवन है, राइट। यहाँ पे जो c है वो हमको इक्वेशन में बनाना पड़ेगा और c को कैलकुलेट करने की जो कंडीशन है वो हमारे पास होंगी। ठीक है, तो रखिए, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, प्लस c इज इक्वल टू 15, तो c क्या हो गया इक्वल टू 150। यहाँ पे c की वैल्यू जो है वो पुट कर दीजिए और हमारा टोटल कॉस्ट फंक्शन आ गया 2q प्लस 6q स्क्वायर प्लस 150, ये हमारा टोटल कॉस्ट आ गई। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, टोटल कॉस्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं TC इज इक्वल टू 6q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 150। डिग्री के हिसाब से हमने अरेंज कर दिया, डिग्री क्वाड्रेटिक इक्वेशन हाईएस्ट पावर 2 है, तो पहले हमने क्वाड्रेटिक को रखा फिर लीनियर को रखा, तो हमने इस हिसाब से इसको अरेंज कर दिया, डिग्री के हिसाब से इसको हमने अरेंज कर दिया है। अब देखिए अगर आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन की फॉर्म में टोटल कॉस्ट गिवन है, अगर पॉलिनोमियल फंक्शन की फॉर्म में टोटल कॉस्ट गिवन है तो जो उसका पॉलिनोमियल वाला पार्ट है वो हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी और जो उसका कांस्टेंट पार्ट है वो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगी। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल को मैं पढ़ती हूँ। इफ द मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन इज MR इज इक्वल टू 50 माइनस 10q स्क्वायर। नेक्स्ट एग्जांपल हमको करना है, मार्जिनल रेवेन्यू हमको गिवन है, व्हाट इज द मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू 50 माइनस 10q स्क्वायर, दैट इज द मार्जिनल रेवेन्यू वेयर q इज द लेवल ऑफ आउटपुट। इसमें q क्या है, लेवल ऑफ आउटपुट है, एंड टोटल रेवेन्यू इज 100। जो टोटल रेवेन्यू है वो हमें कितना गिवन है, 100 गिवन है एट 3 यूनिट्स ऑफ आउटपुट, एट द रेट जब हम 3 यूनिट्स ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस कर रहे हैं। कुछ समझ में आया बच्चों? पहले हमको क्या गिवन था, फिक्स्ड कॉस्ट गिवन था, यहाँ पे टोटल रेवेन्यू गिवन है। ये हमें जो सेकंड कंडीशन गिवन है वो क्यों गिवन है, ये समझने वाली बात है। देखो समझने वाली बात इसमें ये है कि अगर हम मार्जिनल रेवेन्यू को इंटीग्रेट करते हैं तो टोटल रेवेन्यू आ जाता है, लेकिन उसमें एक कॉन्स्टेंट भी आता है। तो जो सेकंड कंडीशन हमको गिवन है वो इसीलिए कि हम उस कॉन्स्टेंट को रिमूव कर पाए, और हमें इसमें क्या निकालना है, हमको निकालना है टोटल रेवेन्यू फंक्शन। निकालिए टोटल रेवेन्यू फंक्शन कैसे निकलेगा, मार्जिनल रेवेन्यू को इंटीग्रेट करके। तो मार्जिनल रेवेन्यू 50 माइनस 10q स्क्वायर dq, इंटीग्रेट कीजिए 50 का 50q आ जाएगा माइनस 10 इंटू q 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस c इज इक्वल टू 50q माइनस 10 इंटू q की पावर 3 अपॉन 3 प्लस c। समझ में आया बेटा? इतने में कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो हमारी टोटल रेवेन्यू की इक्वेशन क्या आ गई, 50 माइनस 10 बाई 3 q की पावर 3 प्लस c इक्वेशन आ गई। दिक्कत क्या है, इक्वेशन में कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को क्या करना है, रिमूव करना है। कैसे करेंगे इस कांस्टेंट को रिमूव, एक कंडीशन गिवन होगी। क्या कंडीशन गिवन है कि ये हमारा टोटल रेवेन्यू जो है ना ये 100 हो जाएगा, और कब हो जाएगा 100, जब हमारा 3 यूनिट ऑफ आउटपुट होगा, यानी कि जब q इज इक्वल टू 3 होगा देन द टोटल रेवेन्यू विल बी 100। तो टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू 50 माइनस 10 अपॉन 3 यूनिट ऑफ आउटपुट
इंटू 3 की पावर 3 प्लस सी इज इक्वल टू 100। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, केवल इतनी इक्वेशन को देखेंगे। 50 माइनस 10/3 इंटू 3 3 होती है 27 प्लस सी इज इक्वल टू 100। 3 ने 27, 50 माइनस 90 प्लस सी इज इक्वल टू 100। बेटा 50 क्यू है ना, ये देखिए जो इक्वेशन है 50 क्यू है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 3 रखेंगे। 50 इंटू 3 150। 50 क्यू आया था ना इंटीग्रेट करने के बाद। 50 माइनस 10 क्यू स्क्वायर हमको मार्जिनल रेवेन्यू गिवन था, तो हमने जब इसको इंटीग्रेट किया तो 50 के साथ क्यू आ गया, तो 50 क्यू माइनस 10/3 इंटू 3 की पावर क्यूब। क्यू की वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट कर दी, 50 इंटू 3 माइनस 10/3 इंटू 27 प्लस सी इज इक्वल टू 100। 150 माइनस 90 60 प्लस सी इज इक्वल टू 100। सी की वैल्यू 40 आ गई, राइट। अब सी की वैल्यू जब आ ही गई है या हमने निकाल ही ली है, तो उसको इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो टोटल रेवेन्यू फंक्शन क्या आ गया हमारा, टोटल रेवेन्यू फंक्शन हमारा ऑलरेडी हमको गिवन था 50Q माइनस 10/3 Q की पावर 3 प्लस C 40। दैट इज टोटल रेवेन्यू फंक्शन, राइट। ये आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक इट, शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें, ताकि नेक्स्ट टाइम में जब भी वीडियो अपलोड करूँ वो जल्द से जल्द आपको मिले। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।